बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, तुक्का कैसे लगाते हैं? ए सी पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा। कभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। पापा ये सब तो पढ़ाई नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे एग्जाम्स जो होने वाले हैं वो एकदम हमारे सामने हैं। हमें एग्जाम से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी सब टॉपिक्स पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ हमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, या उनमें अगर हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम किस तरह कौन से क्वेश्चन पे कब और कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं तुक्का लगा के, कि हमारा एक्यूरेसी मतलब जो सही होने की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाए। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स को समझेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात आती है कि हमें तुक्का का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ पर करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारे ऊपर एकदम प्रेशर न रहे, और दूसरा हम बहुत ज़्यादा पढ़े रहें और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठता है वो, और जब क्वेश्चंस के साथ डीलिंग स्टार्ट करता है तो वो आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देता है और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ साइंटिफिक स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा आज यहाँ पर, जो रिसर्च के माध्यम से प्रूव हुआ है कि एग्जाम देने जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, और किसी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें किस किस मेथड को यूज करके आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, जो सभी लोग एग्जाम देने जाते हैं, यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक पहली होती है कि नेगेटिव मार्किंग, दूसरी होती है एक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ये पता है कि आपको उतने पूरे समय में, जैसे आपका बिहार शिक्षक भर्ती का 2.5 घंटे का पेपर है, तो उस 2.5 घंटे में आपको पूरा 150 क्वेश्चन ऐसे करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी लोग टाइम मैनेजमेंट को करने के साथ साथ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप सभी क्वेश्चन को नहीं कर पाते, लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितने स्टेप में करना है, किस प्रकार से उसको डील करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस को कभी नहीं फॉलो करना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और डायरेक्ट 1 2 3 4 से 150 तक चले जाते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 150 से स्टार्ट करते हैं और बैक से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। आपको इस प्रकार से नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपके पास 2.5 घंटा है तो आप जानते हैं आपको अपना ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स की शिकायत होती है, सर हम अंतिम तक पहुंच ही नहीं पाए और हमारा क्वेश्चन छूट गया, हमने देखा ही नहीं और गोला भर के हम सिर्फ चले गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले स्टेप में क्या करना है, आपको पहले स्टेप में आपके पास 2.5 घंटा है तो आपको सभी को इक्वल टाइम में बांट लेना है, और जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ पर 3 पार्ट हो गया आपका, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। 2.5 घंटे में आपको, जैसे मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटा करके तीनों को आपको अलग कर लेना है। कैसे करना है, पहले आपको 1 घंटे में, अभी आपके पास 2.5 घंटे हैं तो इसको आप 40 मिनट कर सकते हैं। तो पहले आपको 40 मिनट में क्या करना है, 40 से 50 मिनट लग जाए, जो भी लग जाए, इसमें आपको 1 से शुरू करना है और 150 तक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको एक नज़र में आ रहे हो। ये आपको तुरंत पूरा एक साथ एलिमिनेट कर लेना है, पूरे अलग से इसको छांट लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो दूसरा हमारा टाइम पीरियड आएगा वो पहले वाले और आखिरी वाले से ज़्यादा होगा, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है अच्छा मैंने इसको पढ़ा तो है, इसको मैं कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेकेंड आवर में आपको वो करना है। क्यों, इससे क्या होगा, जब आपने एक बार 100 से पहले क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन देख लिए तो आपको ये पता चल गया कि अच्छा मुझे 150 में से 50 प्रश्न आ रहे हैं, 40 प्रश्न एग्जैक्ट आ रहे हैं, 60 प्रश्न एग्जैक्ट आ रहे हैं। नहीं करेंगे आप तो होगा क्या, देखिए आप अगर इन तीनों डिवाइड नहीं करेंगे, आपने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्वेश्चन नहीं आया एक भी, या मात्र 1 आया, तो आपको वहां पर प्रेशर आ जाएगा। आपने 100% पूरा सिलेबस कवर किया होगा, 20 बार आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर शुरू के ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल गए आपको जो नहीं आएंगे तो वो आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बना देंगे। फिर होगा क्या कि आप हड़बड़ाहट में आ जाएंगे, अरे मेरा पूरा पेपर बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए आपको शुरुआत से ही ऐसा काम नहीं करना है जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को साथ आपको पहले आवर में डील करना है। नेक्स्ट आवर में आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है जिनको आप पढ़े हैं कभी ना कभी।
मतलब पढ़ेंगे इन द सेंस आपका ब्रेन कह रहा है अच्छा मैं इसको पढ़ा हूँ, मैं इसको प्रयास करूंगा तो सॉल्व कर ले जाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन। और जो आखिरी के समय बचेंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें तुक्के का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप गए उठ के और एक चीज और, यहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ ही तुक्कों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है आप मुंह उठाए, फॉर्म भर दिए हैं, चले गए एग्जाम देने और 100 से 150 करके चले आए पहले क्वेश्चन से, और आपने कहा कि हमने तो तुक्का वाली वीडियो देखी थी और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये सरासर आपको भी पता है किस प्रकार से ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, जिसने एग्जाम में इन सब मेथड का यूज किया ना हो। क्यों? क्योंकि सभी को पता है 150 में से 150 क्वेश्चन जो बनाता है क्वेश्चन पेपर, आयोग भी एक बार में सॉल्व नहीं कर सकता है, वो भी आंसर की 2 बार 3 बार में सही करके आपके सामने लाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। एक आध अपवाद होंगे, नहीं सर मैं तो 150 का 150 मार के आऊंगा, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जिसको सारे क्वेश्चन आते हो। अब एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है वो माइंड उसका यही सेट होता है, या तो आपको शुरू में एकदम सरल क्वेश्चन दे देगा, या तो आपको इतना टफ क्वेश्चन दे देगा, शुरू में दे देगा तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और अगर टफ दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनर होता है वो फंसाने के पूरे उसमें रहता है कि बच्चा पूरे तरीके से इस एग्जाम में जो बैठा है या तो वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या तो कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाए, जिससे उसका एग्जाम ठीक ना हो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि एग्जाम निकले, वो इस मेथड का यूज करके जिनका साफ माइंड है, अच्छे कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम में। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया तीनों स्टेप आपको चूज कर लेना है। पहले जो आता है आपको एक बार में, दूसरा आपको जो कम आता है, और एक चीज बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन करने के दौरान गलती कर जाते हैं। तो एलिमिनेशन के बाद तुक्के में करेंगे, लेकिन उससे पहले पेपर किस तरह सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। अगर आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको लगता है मैंने कहीं पढ़ा है इसको, तो आपका फर्स्ट टाइम में ब्रेन जिस ऑप्शन पे कह रहा है उसी के साथ आपको जाना चाहिए। 99% टाइम भी मैंने खुद अपने ऊपर भी देखा है और बहुत सारे लोगों से मैंने इस बात का डिस्कशन किया है कि अगर वो पहले जो ऑप्शन लगाते हैं वो सही होता है, लेकिन उनका दिमाग मानता नहीं है, बाद में वो दोबारा जब उसको पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो सही वाला ऑप्शन अपने ही हाथों से काट के गलत वाले ऑप्शन को टिक करके एकदम कॉन्फिडेंस में गोला भर के चले जाते हैं कि अरे मेरा तो सही होगा। उसके बाद घर पे आके रोते हैं मैंने क्यों ऐसा कर दिया। तो आपका जो ब्रेन होता है वो उस चीज पर हिट करता है तुरंत, और अगर पहले नजर में किसी चीज पर हिट कर रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है और आपका ब्रेन क्वेश्चन किसी और ऑप्शन पे हिट कर गया तो आप उसको मार के चले जाइए। ये मेथड उसमें अपनाना है जिसमें आपको बिल्कुल भी अता पता नहीं है, या आपको सेकंड स्टेज में जिसमें आपको लगता है अच्छा ये मैंने पढ़ा है कहीं, लेकिन अभी एग्जैक्ट इसका अमाउंट मुझे मतलब एग्जैक्ट क्या होगा इसमें ये मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उसमें यही करिएगा कि जो ऑप्शन पहले होगा उसी पर आपको करना है। तो पहला जो आहार होगा आपके लिए, मतलब पहला जो समय होगा 40-45 मिनट का, उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालने हैं। दूसरा जो होगा वो थोड़ा लेंदी होगा, अगर ये 40 मिनट का है तो वो कम से कम 50-55 या 1 घंटे का हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब उसमें आप दिमाग लगाते लगाते जब बढ़ गए, उसके बाद जो आपके पास समय जो भी बचता है 20-25-30 मिनट 40 मिनट, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना है जिनके बारे में आपने अभी तक देखा ही नहीं था या आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है। अब ऐसे 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। उससे पहले ये जानिए कि आपको मैंने बता दिया कि प्रेशर आ जाएगा तो आप ये गड़बड़ कर देंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड शुरू होता है। कैसे शुरू होता है ये आपको शुरू से ही मतलब पहले क्वेश्चन से हो जाएगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड का कोई भी यूज नहीं है। तो दूसरा जो स्टेप है यहाँ पर एलिमिनेट करना, कैसे आप छांट सकते हैं। देखिए हमारा जो एग्जाम है बिहार लोक सेवा आयोग जो ले रहा है उसमें हम 5 क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी बच्चा जो भी कैंडिडेट बुक चाहे जितनी पढ़ लिया हो, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसको एलिमिनेशन करने में भी दिक्कत आएगी और उसको सिलेक्शन पाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको डील करना है क्वेश्चन और ऑप्शंस के साथ। आपको वहां पर थ्योरी लिख के नहीं आनी है। थ्योरी लिखेंगे या थ्योरी के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी आप बहुत सारी पढ़े होंगे, आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, एंड में क्या होता है उसके 10 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह सिचुएशन फेस ही नहीं किया, आपने डील ही नहीं किया। तो आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है, तो वहां पर सबसे बड़ा मैटर क्या करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट पेड क्विज ले रहे होंगे उनको बहुत फायदा हुआ होगा, डेली वो जो 50-100 क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब देखिए आपको शुरू कैसे करना है। आपने देखा होगा क्वेश्चन कई टाइप्स के आते हैं। एक थ्योरी बेस्ड होता है कि कथन कारण सहित होता है, दूसरा होता है फैक्ट बेस्ड, तीसरा होता है कोई डे पूछ लिया गया। फैक्ट मतलब वही आ गया कि आपका एग्जैक्ट चीज होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आपको मैं पिछले TRE 2 का पेपर है ये, इसमें से उठा के आपको बताता हूँ पहचानना कैसे है, क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं साइंस का क्वेश्चन उठाता हूँ, 2-3 चीजों में आपको ऑप्शन पहचानना कैसे ये समझिए। जैसे आपने वो किया
आपका कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे 5 तारीख 10 तारीख 15 तारीख को दिवस मनाया जाता है या ये दिवस इस दिन मनाया जाता है, उसमें आपको एलिमिनेट कैसे करना है ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन है टीआरई फेज 2 का और उसी के ऑप्शन से मैं पढ़ रहा हूँ, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अब आपको ये पता होगा कि इसमें कोई एक ही चीज हो सकती है जो उपयोग में लाई जा सकती होगी, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक का ऑप्शन तो कट जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसको बात बताएंगे। मान लीजिए आप जल दिवस है, तो जल दिवस पूरे 365 दिन में एक ही दिन मनाया जाता होगा। बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब साल भर में एक ही दिन मनाए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको पता होगा। बचे आपके पास अब 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में एग्जामिनेशन में ये जान लीजिए, एग्जामिनर जो होता है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम आपको पहला ऑप्शन ही दे दें आंसर का, आप उसको तुरंत लगाकर सही कर दीजिए। अगर कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन है, उसमें देखिए सरल क्वेश्चन में ऑप्शन ए हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जब कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चा एग्जामिनर जानता है इसमें बच्चा फंस जाएगा, तो उसमें ऑप्शन ए ऐसा देता है कि उसको लगे बस यही आ गया, यही सही होगा। लेकिन कभी भी 90% केस में ऐसा होता है कि ऑप्शन ए नहीं होता है। अब आपके पास उसके बाद बचेगा बी सी डी, मतलब उपयुक्त में से एक कोई नहीं और 2 डेट या 3 डेट आपके पास अगर सामने बच रही है, तो आपने अगर 2 डेट जान लिया, जैसे मान लीजिए ओजोन दिवस आपको याद है उसमें 15 सितंबर लिखा हुआ है, तो आपने उसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया, काट दिया। फिर आपके पास बचा 2 ऑप्शन। अब उन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको बी चुनना है कि सी चुनना है। और बहुत 90% ये रिसर्च केस में पाया गया है कि एग्जामिनर जिस क्वेश्चन में बच्चों को फंसाना चाहता है उसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होता है वो होता है, जिसका मतलब बहुत चांसेस होते हैं सही होने का, वो बी या सी होता है। तो उन्हीं दोनों में से आपको देखने को मिलेगा। तो अब जल दिवस आपको नहीं पता है और उसमें से 2 दिवस आ गए, जैसे ओजोन दिवस आ गया या और कोई भी दिवस आ गया, बाल दिवस आ गया, ये दोनों आपने छाड़ दिया, तो आपके पास जल दिवस बचा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया इस तरह क्वेश्चन। अब हम आते हैं साइंस वगैरह के क्वेश्चन पर, जैसे यहाँ पर भूकंप की गहनता को जो स्केल मापती है उसका भी एक ही नाम होगा, कोई एक ही नाम होगा जिसके आपके साथ जाना है। तो यहाँ पर अगर 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं, जैसे मान लीजिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप बचता आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं या 3 ऑप्शन, तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है खुद, हार्बर तरंग, रिक्टर पैमाना और मरकरी पैमाना, ये यहाँ पर दिया गया है। मरकरी पैमाना, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको हार्बर तरंग पता है या आपको मरकरी पैमाना पता है तो आप तुरंत एलिमिनेट कर जाएंगे, अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपने अगर भूकंप चैप्टर पढ़ा है कभी तो आपको ये पता होगा कि हाँ कहीं कुछ पढ़ा है मैंने, और आपका ब्रेन इस पे काम करेगा कि अच्छा मरकरी पैमाना तो नहीं हो सकता इसमें किसी भी तरीके से। हार्बर तरंग, तरंग तो सुना है मैंने, लेकिन हार्बर तरंग का नाम उसमें देखने को कम मिलेगा गहनता नापने के। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बचेगा आपके पास वो बचेगा रिक्टर पैमाना। तो ये रिक्टर स्केल जो होती है इसी से भूकंप गहनता नापी जाती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे जो फैक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल छट जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मान के चलिए। 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होगा, पहले ऐसा था कि 5 ऑप्शन जो आते थे तो 5वां ऑप्शन 100% माना जाता था सही होगा, लेकिन बिहार के तरफ से जो भी पेपर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसमें सभी में 5 के 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन का और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूंगा आपको। जैसे देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? अगर आप 2-3 लोगों का नाम जानते हैं, जैसे बीजी तिलक, बीजी तिलक का नाम आपने सुना, पेनरेंडल मून का नाम इसमें दिया गया है, उनका नाम आपने सुना, और राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो आपको ये पता रहेगा कि राजेंद्र प्रसाद तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी हट जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हट जाएगा यहाँ पर, और आप ऑप्शन के साथ जा पाएंगे किसके? आप ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, जो कि आपको नहीं आता रहेगा तब भी। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे बतानी थी कि आपको फैक्ट और डेट्स, जैसे जो एकदम एग्जैक्ट फैक्ट है, अधिनियम, इस दिन को, इस तारीख को ये दिवस, ये सारे में एक से अधिक का ऑप्शन आपको नहीं लगाना है किसी पेपर पे। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे बहुत कम चांस आते हैं कि ये ऑप्शन आपको चूज करने को मिले। आप पूरा उठा के देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरा 150 में से, पूरा 150 में। अब यहाँ पर हम बताएंगे अब आपको क्या पहचानना है। मैंने वही चीज जो बताया, यहाँ पर आपका चौथा स्टेप वही होगा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मतलब कौन सा सबसे सही सटीक लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया, कोई चीजें ऐसी हैं जिसमें आप ये मान लीजिए ABCD ऑप्शन दिया है, अब आपको पहचानना है। जैसे साइंस का क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए जलवायु, सागर, सागर से रिलेटेड सब दिया गया है, जैसे सागर दिया गया हो, वनस्पति दी गई हो और उसके साथ मछली दी गई हो, और उसमें एक ऑप्शन दे दिया गया हो पहाड़, तो आप ये समझेंगे कि ये ऑप्शन तो एकदम अलग है, और कभी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि ऐसा ऑप्शन इतना सरल मिले आपको कि आप तुरंत सही कर जाएं। मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी है
उसको आपको ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना है। तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं, ये 2 ऑप्शन डन है, इसको आपको काटना ही है ऐसे क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल आंसर में आपको ये खोजना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो यहाँ पर और मैंने बताया आपको कि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए जो सबसे भिन्न हो। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, उसमें काउंटिंग संख्या दी गई है 10, 12, 13 और लास्ट में दे दी गई हो 2000, 1000 या 0, ऐसी कुछ संख्या दी गई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर की तरफ आपको अब जाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा आपको उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये सिर्फ होगा किसमें, तुक्के वाले में। ऐसा नहीं कि आपको तुक्का कुछ भी लगा देना है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करेंगे तो आपको वहां पर सही आंसर मिल सकता है। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया और आप सिर्फ इसी बेस पर रह गए कि मुझे जो नहीं आता उसको मुझे सिर्फ गोला भर देना है, तो वहां पर आप क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं, और क्वेश्चन जब नहीं देखते हो सीधा गोला भरते हुए चले जाते हैं ABCD, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे गलती होना तय है, और इस तरह किसी का भी नहीं हो सकता है। आपको अगर क्वेश्चन सही करना है तो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लेना होगा, दूसरी बार सोच के समझने वाला क्वेश्चन करना होगा, तीसरी बार आपको उसमें से मोस्ट जो सबसे सटीक आंसर लगेगा या सबसे अलग डिफरेंस, ये भी होता है भाई जो मैंने बताया आपको कि सबसे डिफरेंस, सागर से संबंधित कोई क्वेश्चन उसमें किसी और चीज को जोड़ दिया गया, वायुमंडल ब्रह्मांड को जोड़ दिया गया, तो वहां से वो ऑप्शन को तुरंत आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहां पर आता है, मैंने वही बताया आपको, इसमें आगे मैं वही लिखा हूं कि रिमेंबर डायरेक्ट फैक्ट्स एंड डेट्स। मतलब आपने जो भी डे याद किया है, फैक्ट्स याद किया है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा तुक्का लगाने से पहले। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ भी पूछा, होम रूल लीग कब लागू हुई या कौन कौन इसमें साथ था, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो उस ऑप्शन में आप देख लेंगे अच्छा ये आदमी तो इसमें नहीं है। कोई अधिनियम आप पढ़ा होगा, उस अधिनियम से संबंधित अगर ऑप्शन में आदमी को दिख रहा है तो ये मान लेंगे आप कि ये ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल। तो आपको कुछ चीजें जो याद हैं उसको अपने दिमाग में स्टेबल रखनी है कि हाँ वहां पर उसका उपयोग प्रॉपर करना है। सिर्फ आपको आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा देना है, ये मान के चलिए। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई कि जो भी, और ये किसके लिए था, डिस्क्लेमर में आपको मैं बता देता हूं, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है जो 30-40% तैयारी करे हैं या जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। जिनकी तैयारी 70-80% है वही इस तरीके की चीजों को अपनाएंगे, तभी उनका आंसर सही होगा। अन्यथा जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी 30-40% पर पहुंचे अपनी तैयारी को लेकर, वो जाएंगे तो हो सकता है उनका 10-5 क्वेश्चन इस मेथड से सही हो जाए, अन्यथा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं सही होगा। और जो कैंडिडेट्स 70%, 50% से ऊपर या 60% से ऊपर अपनी तैयारी कर ली है, वो कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो चलिए, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि आपको तुक्के का किस तरह प्रयोग करना है। तो 3-4 चीजें बताया है, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में अपना टाइम मैनेज करना है ये भी बताया है, क्वेश्चन को पेपर को किस तरह डील करना है ये भी मैंने बता दिया है। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।